दोस्तों, मैं पंकज एक बार फिर से आपके अपने पीपी एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कहीं कहीं दोस्तों ये मेरा दूसरा क्लास है। इससे पहले मैंने एक और क्लास अपलोड कर चुका है, जैसा कि आपको पता होगा, भारत का भूगोल। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे आई बटन में आपको उसका लिंक जरूर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते, चलते हैं आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कोई चीज़ तभी आपको समझ में आएगा जब आप उस चीज़ को बड़े ध्यान से लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। तो आप लास्ट तक जरूर बन रहेगा, तभी आपको हर चीज़ें समझ में आने वाली है, ठीक है। तो आज आपको हम पृथ्वी के बारे में बताने वाले हैं। भारत का भूगोल हमने बताया था, लेकिन आज हम आपको पृथ्वी के बारे में बता दे रहे हैं। फिर आगे आपको ऐसे ऐसे सीक्वेंस में चलते चलेंगे, हर एक क्लास को लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो पृथ्वी के बारे में बताते हैं। देखिए, आपको पता होगा सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ही ग्रह है जो पृथ्वी है, जिसपे जीवन संभव है। पता होगा, देखिए यही पृथ्वी ही है जिसपे क्या है, जल है। समझ रहे हैं ना। तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा वो है ग्रह है जिसपे क्या है, जीवन संभव है, जिसपे जल है। 71% लगभग इस पे क्या है, जल है। और पृथ्वी के साथ साथ जो इसके 3 और ग्रह हैं, यानी बुध बोल दे, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, ये सभी इनर प्लेनेट के अंतर्गत आते हैं, ठीक। बाकी हम आपको सौर मंडल में जब पढ़ाएंगे तो सभी ग्रहों को अच्छे से बताएंगे। आज हम आपको केवल पृथ्वी के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से जरूर देखिएगा क्लास को, ओके। जैसे मान लेते, देखिए पृथ्वी का कोई अभी तक किसी ने, सभी वैज्ञानिक या सभी तर्कवेत्ताओं का अलग अलग मानना है कि पृथ्वी का आकार कोई गोल कहता है, कोई अंडाकार कहता है, कोई चपटा कहता है, कोई जियोट कहता है, ठीक है। तो अगर हम बताएं ना, देखिए जैसे अगर मान लेते हैं ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, मानते हैं, ठीक। लेकिन अभी हमने क्या कहा, पृथ्वी का आकार कोई किन्होंने भी नहीं बताया कि ये कि कैसा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्ट अगर बात करें तो पृथ्वी का आकार होता है जियोट। जियोट का मतलब होता है कि पचका ढचका, मतलब पचका हुआ। कैसे पता चलेगा, देखिए जैसे अगर हम कैसे पता चलेगा, देखिए हमारे पृथ्वी पे 71% जल है, पता है ये तो ना। हाँ, जब 71% जल है तो जल को रखने के लिए महासागर तो चाहिए। और आपको पता भी है हमारे पृथ्वी पर महासागर भी उपस्थित है, ठीक। तो ये महासागर जो अगर मान लेते हैं ये सब महासागर है, इन सभी में जल है बड़ा, ये सब जल भरे रहते हैं। इसकी वजह से ये पृथ्वी कैसा दिखाई देता है, गोल दिखाई देता है। समझ रहे हैं, गोल। अगर ये सभी जल को निकाल दिया जाए तो ये पृथ्वी कैसी हो जाएगी, ये पृथ्वी इसी प्रकार से जियोट की तरह दिखाई देगी। इसीलिए कहा जाता है पृथ्वी का आकार एक जियोट की तरह है, पचका ढचका, ठीक है। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे इसको, ठीक। और चलते हैं, आपको पृथ्वी को देखते हैं। तो देखिए एक बेसिकली एक आकार मान लेते हैं, गोल है, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है, गोल है पृथ्वी, तो इसे कहेंगे हम गोला। क्या कहेंगे, गोला। अगर हम यहाँ से बीच से एक लाइन खींचते हैं, जैसा कि पता है एक लाइन जाती है, ये हमारी है, ये क्या करती है, इस पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में, 2 भागों में। अब देखो ये पृथ्वी पहले क्या थी, गोल थी, अब 2 भाग बट गए, यानी अब ये बन गया गोलार्ध। क्या बन गया, गोलार्ध बन गया। क्या बन गया, गोलार्ध बन गया, ठीक है। पहले ये थी गोल, अब बन गया गोलार्ध। तो हम कहेंगे इसे उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे, इसे कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, और इसे कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, समझ रहे हैं आप ना। देखिए पहले ये गोल था, हमने बीच से एक लाइन खींची तो ये क्या हो गया, गोलार्ध हो गया। यानी ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। देखिए ये जो पृथ्वी हमारी है, ये पृथ्वी एक नॉर्थ और साउथ पोल पर, यानी हम बोलते उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर क्या है, पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या करती है, रोटेट करती है, यानी घूमती रहती है। समझ आया आपको। यानी नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और दक्षिणी ध्रुव पे, दक्षिणी ध्रुव से ये पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या करती है, घूमती रहती है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने पृथ्वी को 2 भागों में बांटा, अब ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। हम बात करते हैं इसको कि ये जो बीच से लाइन जाती है, ये जो बीच से लाइन जाती है, इस लाइन को क्या कहते हैं, तो इस लाइन को कहते हैं इक्वेटर। अंग्रेजी में हम इसे इक्वेटर कहते हैं, और इसे भूगोल में हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है ना। इसका एक और नाम है विषुवत रेखा। क्या है, विषुवत रेखा। क्या कहते हैं इसे, विषुवत रेखा।
तो हम इसे क्या कहेंगे, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। देखिए ये जो है लाइन, ये हमारे 0 डिग्री अक्षांश पे है, 0 डिग्री अक्षांश पे, तो हम इसे कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलेंगे। तो हमने कितने नाम बताए, 4 नाम, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इक्वेटर, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। समझ आया आपको? ठीक है। तो देखो ये जो हमारा क्षेत्र है ये बहुत ही ज्यादा गर्म क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुत ही ज्यादा गर्म कहलाता है। तो गर्म को हम तो गर्म बोलते हैं, ये तो हम अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में बोल देते हैं गर्म है, लेकिन भूगोल हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? भूगोल पढ़ रहे हैं। तो हमें भौगोलिक दृष्टिकोण से हमें देखना है कि इस गर्म को क्या कहेंगे। तो इस गर्म को कहेंगे हम उष्ण। क्या कहेंगे? उष्ण कहेंगे। समझ में आया? क्या कहेंगे? उष्ण कहेंगे। और उष्ण मतलब होती है गर्मी। जहां पे वो गर्मी पड़े या फिर जिस क्षेत्र में पड़े उस क्षेत्र को कहते हैं कटिबंध। क्या कहेंगे? कटिबंध। तो ये जो क्षेत्र हमारा है यानी 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा का क्षेत्र जो है ये हमारा होगा उष्ण कटिबंध। कहते हैं कि नहीं? उष्ण कटिबंध। ओके, समझ आ रहा है ना? तो ये हमारे बीच की लाइन उष्ण कटिबंध, यानी कि यहाँ पे इक्वेटर पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। समझ लीजिएगा। देखिए अफ्रीका जो है ये इक्वेटर पे ही पड़ता है। समझ रहे हैं ना? हाँ, अफ्रीका इक्वेटर पड़ता है, इसलिए वहां पे तो क्या है, काले काले हैं। समझ लीजिए उष्ण कटिबंध है ये। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए 0 डिग्री पर अब यहाँ से एक और लाइन जाती है। क्या है? एक और लाइन जाती है और नीचे से भी एक और लाइन जाती है। अब आपको बताना है ये लाइन क्या है, बताइए। चलिए हम बताते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये इसको हम हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पता है साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ठीक है, ये चीज पता है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए ये हमारी रेखा क्या कहलाएगी? ये हमारी रेखा कहलाएगी मकर रेखा। क्या कहलाएगी? मकर रेखा। ये कहलाएगी रेखा मकर रेखा कहलाएगी। और ऊपर की रेखा कहलाएगी कर्क रेखा। कर्क रेखा। ठीक है, क्या कहलाएगी? कर्क रेखा। और नीचे है मकर रेखा। इसे हम कहेंगे अंग्रेजी में, क्या कहेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। शॉर्ट नेम लिख रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसे कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलेंगे और कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे। ठीक है, उष्ण कटिबंध है। अब हमने बताया आपको ये तो है उष्ण कटिबंध। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने कहा सूर्य यहाँ पे हमेशा रहता है और गर्मी हमेशा यहीं पे ज्यादा पड़ती है, तो यहाँ पे तो थोड़ी कम पड़ेगी। ठीक है, कैसे? अभी हम बताते हैं। देखो ये हम इसको पहले हटा देते हैं ना उष्ण कटिबंध, क्योंकि आपको पता है। ठीक, देखो सूर्य जो है पृथ्वी जिस तरह से घूमता है तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच तक ही रहता है। ध्यान रखिएगा, क्या हमने बताया? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच तक ही सूर्य का प्रकाश रह पाता है। इसको हम बताने वाले हैं कैसे। देखिए कर्क रेखा पे हमारा भारत देश है, पता है आपको, है कि नहीं? बोलिए, बताइए कर्क रेखा पे कितने कितने राज्य आते हैं भारत के? बताइए कितने राज्य आते हैं? नहीं पता आपको ना? तो ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा पे क्या है? हमारा भारत है। तो कुल 8 राज्य हमारे आते हैं भारत के। ठीक है, किस पे? कर्क रेखा पे, कर्क रेखा पे। ठीक है, तो यहाँ है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा। तो जैसे ही यहाँ पे जून का महीना आएगा, जून का महीना आते ही यहाँ पे सूर्य आके विराजमान हो जाएगा। और जब सूर्य आ जाएगा यहाँ पे तो गर्मी तो भीषण पड़ने वाली है। आपको पता भी होगा कि जून के समय में गर्मी खूब पड़ती है कि नहीं? पड़ती है ना? समझिएगा। तो जून के समय में सूर्य कहाँ रहता है? कर्क रेखा पे रहता है। यही बात करें, जून यहाँ, जुलाई यहाँ, अगस्त यहाँ, सितंबर में फिर से आ जाता है यहाँ पे इक्वेटर पे। समझ रहे हैं? यानी सितंबर के समय में हमें उतनी गर्मी ना उतनी ठंडी लगती है। अब सितंबर यहाँ, अक्टूबर यहाँ, नवंबर यहाँ, दिसंबर यहाँ, जनवरी फिर से यहाँ पे आता है। मतलब दिसंबर जनवरी में मकर रेखा पे आ जाता है। समझ रहे हैं? इसीलिए हमें कहते हैं ना कि दिसंबर और जनवरी में सबसे ज्यादा ठंडी लगती है कि नहीं? अब आप सोचिए, जब यहाँ सूर्य रहेगा, यहाँ पे सूर्य रहेगा, तो क्या यहाँ पे प्रकाश जा पाएगा? नहीं जा पाएगा ना। तो
तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब यहाँ सूर्य रहने वाला है तो प्रकाश यहाँ पे बहुत कम जा पाएगा, इसीलिए हम लोगों को क्या लगती है, ठंडी लगती है। क्या लगती है, ठंडी लगती है। अब आप सोचिए, यहाँ पे थी तो गर्मी, यहाँ पे आई तो गर्मी ठंडी दोनों, और यहाँ पे आई तो ठंडी लगने लगी। लेकिन जब सूर्य यहाँ पे है तो यहाँ पे गर्मी पड़ेगी, यहाँ पे भी गर्मी पड़ेगी, और यहाँ पे तो हमेशा गर्मी पड़ेगी मगर यहाँ भूमध्य रेखा पे। लेकिन यहाँ जाएगी तो यहाँ पे तो गर्मी पड़ेगी, लेकिन आपके भूमध्य रेखा पे भी गर्मी पड़ेगी, लेकिन यहाँ कब पड़ेगी। इसका मतलब सूर्य कहीं भी रहे, सूर्य चाहे कर्क रेखा पे रहे, चाहे मकर रेखा पे रहे, चाहे भूमध्य रेखा पे रहे, सूर्य कहीं भी रहे, सबसे ज्यादा अगर गर्मी पड़ेगी तो वो पड़ेगी विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर। समझ लीजिएगा। इसका मतलब हमारे कहने का, हम इससे आपको ये समझाने वाले हैं कि अगर विषुवत रेखा, अगर भूमध्य रेखा को हम कहते हैं उष्णकटिबंध, तो हम इसको कहेंगे कर्क रेखा। क्या कहेंगे, देखो यहाँ पे ठंडी भी पड़ी, गर्मी पड़ी, गर्मी को हम उष्ण बोलते हैं और ठंडी को बोलते हैं शीत। ठंडी क्या बोलते हैं, शीत बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शीत और उष्ण दोनों जब मिल जाए तो क्या होगा, शीतोष्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शीतोष्ण। मतलब शीत और उष्ण दोनों, ठंडा और गर्म दोनों मिल गए। जब दोनों मिल गए तो क्या बनेंगे, गर्मी और ठंडा दोनों लगेगा। तो शीतोष्ण कटिबंध, समझ आया कि नहीं, शीतोष्ण कटिबंध। तो ये भी शीतोष्ण कटिबंध और ये भी क्या हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध, समझ आया कि नहीं। और ये जो होगा हमारा उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। पता चला सूर्य कहाँ कहाँ टहल रहा है, देख लीजिए यहाँ यहाँ था, ठीक है ना। अब क्यों यहाँ पे शीतोष्ण है, यहाँ पे क्यों शीतोष्ण है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए ये था 0 डिग्री अक्षांश, लेकिन ये है 23.5 डिग्री अक्षांश होता है। ये मकर रेखा कितने डिग्री पर जाती है, तो आप बताइएगा 23.5 डिग्री पर। अगर पूछेगा कर्क रेखा कितने डिग्री पर जाती है, तो ये भी 23.5 डिग्री पर जाती है। इतना तो समझ आया ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हई हो गया कर्क रेखा, हई हो गया मकर रेखा, और ये हो गया भूमध्य रेखा। तो यहाँ ठंडी गर्मी दोनों, यहाँ गर्मी, यहाँ ठंडी गर्मी दोनों। अब देखो जहाँ पे एक और लाइन आती है, ये आती है फ्रेजिड जोन। देखो सिंपल सा हम बता दें, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टोरेड जोन या फिर टोराइड जोन। ठीक है, क्या कहते हैं, टोरेड जोन या टोराइड जोन कहते हैं, यानी खूब गर्मी, खूब गर्मी। इसे कहते हैं टेम्परेट जोन, यानी ठंडी गर्मी दोनों, टेम्परेट जोन। यही कार्य यहाँ पे भी होगा, ठीक है ना, यही कार्य, यानी ये टोराइड जोन, ये टेम्परेट जोन, ये भी टेम्परेट जोन और ये भी टेम्परेट जोन। ठीक है, और ये जो होगा फ्रेजिड जोन होगा, मतलब फ्रिज, फ्रिज मतलब समझ रहे, खूब ठंडा, इतना ठंडा कि माइनस में चले जाएगा यहाँ पे। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये हो गया फ्रेजिड जोन, ये भी हो गया फ्रेजिड जोन। यानी ये जो होगा हमारा, ये होगा हमारा शीत कटिबंध। कौन सा, शीत कटिबंध। और ये भी होगा शीत कटिबंध। ठीक है, समझ रहे, यानी यहाँ पे फ्रेजिड जोन में यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या पड़ने वाली है, ठंडी पड़ने वाली, यहाँ पे बर्फ रहता है। अब देखिए शीत कटिबंध में भी और शीत कैसे आता है। ठीक, अगर आपसे पूछे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ लगता है, तो क्या बताइएगा। देखिए पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ठंडा लगता है यहाँ पर। देखिए ये एक लाइन होती है, ये एक ध्रुव जो होता है, यहाँ ध्रुव, ध्रुव के पास पड़ता है टुंड्रा प्रदेश। क्या पड़ता है, टुंड्रा प्रदेश, ये नीचे वाली, और इसके ऊपर जो पड़ता है ये टैगा, तो टैगा प्रदेश। ठीक है ना, तो टुंड्रा और टैगा में, टुंड्रा और ये टैगा है, तो टुंड्रा और टैगा में सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है। अगर इसमें भी आपको अंदर जाके पूछे तो आप बताइएगा कि टुंड्रा में सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है। यही हाल यहाँ पे भी होगा। ये हो गया टैगा, ठीक है, ये हो गया टुंड्रा। समझ आया कि नहीं। तो सबसे ज्यादा ठंडी कहाँ लगेगी, सबसे ज्यादा शीत, महाशीत, इतना ठंडी की -173 डिग्री सेंटीग्रेड वहां पे, समझ लीजिए। तो टुंड्रा टैगा, फिर से एक बार हम बता देते हैं, इसको रिपीट करते हैं।
ये पृथ्वी हमारी ये गोला था, इसको हमने बीच से एक लाइन खींचा, ये हो गया हमारा गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट करती है, उत्तरी और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के परितः है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बीच की लाइन होती है भूमध्य रेखा, जिसे हम कहते हैं उष्णकटिबंध, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। यही ऊपर की बात करें शीतोष्ण होता है, जो कर्क रेखा होती है जहाँ पे ठंडी गर्मी दोनों पड़ती है। वही मकर रेखा की बात करें, यहाँ पे भी क्या पड़ती है, ठंडी गर्मी दोनों पड़ती है, ठीक है। ऊपर एकदम है शीत, जहाँ पे सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है, और यहाँ पे भी ठंडी, यानी कि टुंड्रा में सबसे ज्यादा क्या पड़ती है, ठंडी पड़ती है। देखो यहाँ पे हम आपको एक बता दे रहे हैं एक बात, कि जो मकर रेखा है या विषुवत रेखा है, कर्क रेखा है। अगर पूछे आपको कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है, कर्क रेखा को 2 बार, अच्छे से लिख दे रहे हैं, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है, काटने वाली नदी, तो बताइए कौन होगा, तो ये होगा माही नदी। ये मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। माही नदी ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यही पूछेगा भूमध्य रेखा को 2 बार कौन काटती है, तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है ये कांगो नदी। कौन सा नदी, कांगो, इसको जायरी भी कहते हैं, जायरी नदी, ठीक है। कांगो या जायरी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। यही पूछेगा मकर रेखा को 2 बार कौन सी काटती है, तो बात करिएगा मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, ठीक है, लिम्पोपो नदी। दोस्तों लिखना बड़ा मुश्किल होता है, आप लोग स्मार्ट बोर्ड पर बड़ा आसानी से पढ़ लेते होंगे, स्लाइड आता होगा, नेक्स्ट करते हुए आपको दिखाया जाता होगा, बड़ा अच्छा लगता होगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, समझिए, ठीक है ना। तो इसलिए आपसे हमें यही उम्मीद करेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये शेयर करिएगा, ठीक है ना। ओके, समझ में आया। तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को कांगो नदी काटती है 2 बार, और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम आगे चलते हैं, इसको लिख लीजिए, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक। चलिए, जैसा कि आपको समझ में आया होगा अभी तक जितना भी हमने बताया है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। हमने आपको पृथ्वी के बारे में तो बता दिया क्या किस तरह से है। अब हम देखते हैं पृथ्वी जो है, अगर ये देखो सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, सन है, ठीक है, ये क्या है, सन है। आपको पता होगा सूर्य क्या है, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है पृथ्वी सूर्य का ही चक्कर लगाती है कि नहीं, हाँ, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। देखो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत पूछेगा, ऊर्जा का स्रोत पूछेगा तो क्या बताएगा, नाभिकीय संलयन, ठीक है ना। नाभिकीय संलयन ऊर्जा का स्रोत है। क्यों, क्योंकि इसमें होता है हाइड्रोजन, इसमें होता है हीलियम। हाइड्रोजन लगभग 74% होता है और हीलियम 24% होता है, लगभग इतना, ठीक है ना। लगभग में बताया, एग्जैक्ट नहीं बताया है, समझ लीजिएगा, ठीक। अब देखो हमने क्या बात, हमको बताना पृथ्वी के बारे में, आज पृथ्वी का क्लास है ना, तो देखिएगा, समझिए। ये जो पृथ्वी है इसका चक्कर लगाती है किसका, सूर्य का चक्कर लगाती है। किसका लगाती है चक्कर, सूर्य का चक्कर लगाती है भैया, ध्यान दीजिएगा। ये हम मान लेते हैं यहाँ पे एक पृथ्वी है और यहाँ पे एक पृथ्वी है, यहाँ पे एक पृथ्वी है, यहाँ पे एक पृथ्वी है, ठीक है ना। पृथ्वी और ये भी क्या है, पृथ्वी है। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। देखो सूर्य क्या करते, पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो अगर हम बात करें कि पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, कौन सी कितनी गतियां होती हैं, 2 गतियां होती हैं। पृथ्वी कितनी गतियां होती हैं, 2 गतियां होती हैं। पहली गति होती है घूर्णन गति होती है, एक होती है परिक्रमण गति, एक होती है परिक्रमण गति, ठीक है। कितनी गतियां हुई हमने बताई,
दो गतियां, एक घूर्णन गति, एक होता है परिक्रमण गति। देखो घूर्णन गति, घूर्णन मतलब खुद का चक्कर लगा लेना। घूर्णन मतलब कि खुद का चक्कर, हम अपना ही चक्कर एक बार लगा लिए तो क्या हो गया, घूर्णन हो गया। हम किसी दूसरे का चक्कर लगा लिए तो वो हो गया परिक्रमण। कहते हैं ना परिक्रमा करना है, तो परिक्रमण मतलब किसी दूसरे का चक्कर लगाना, अपना चक्कर लगा लेना घूर्णन होता है। तो घूर्णन मतलब खुद चक्कर लगा लिया तो क्या हो गया, दिन और रात हो गया। खुद चक्कर लगा लिया, घूर्णन गति से क्या होता है, दिन और रात होता है। ध्यान दीजिएगा, दिन और रात किससे होता है, घूर्णन गति से होता है क्या, ध्यान दीजिएगा। अब दिन और रात हुआ, कितने समय का दिन और रात होता है, सबको पता होगा 24 घंटे का होता है। 24 घंटे का होता है कि नहीं, बताओ 24 घंटे का होता है। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट बोले तो एग्जैक्ट बताइए कितना होता है, एग्जैक्ट होता है, ये होता है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। ठीक है, कितना, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। किस क्या चीज, घूर्णन गति होती है। अगर यही बात करें कि ये तो घूर्णन गति हो गई, कितने समय की, इतने समय की। ये घूमता किससे है, पूर्व और पश्चिम से पूर्व की तरफ। क्या बनता होता है, बदलाव क्या होता है, दिन और रात परिवर्तन होता है। यही परिक्रमण गति करे तो परिक्रमण गति करने में इसको क्या होता है, ये 365 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, 365 दिन लगते हैं। समझ में आया कि नहीं। अब देखो परिक्रमा करने में तो समय लगेगा, परिक्रमा करने में समय लगेगा कि नहीं, यानी परिक्रमा करने में समय लगा, यानी 365 दिन। खुद घूम जाओ 24 घंटा लग गया, दिन और रात हो गया। लेकिन परिक्रमण गति से क्या होता है, मौसम परिवर्तन। क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है। पूछेगा पृथ्वी पे मौसम परिवर्तन किसकी वजह से होता है, तो बताइएगा परिक्रमण गति से होता है। पूछेगा पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होता है, तो बताइएगा दिन और रात होता है 24 घंटे, यानी कि घूर्णन गति की वजह से होता है। समझ आया ना। एग्जैक्ट अगर हम इसका समय बताएं तो इसका होता है 365 दिन 5 घंटे, ठीक है, 48 मिनट और 44 सेकेंड। तो आपको हम एग्जैक्ट एकदम टाइम बता दे रहे हैं कि इतने समय में ये एक दिन एक साल होता है इसका। समझ रहे हैं कि नहीं। ये चीज है आपका पृथ्वी की दो गतियां, घूर्णन और परिक्रमण गति। ठीक है ना। देखिए घूर्णन और परिक्रमण गति तो हमने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं कैसे इसकी परिक्रमा होती है, कब क्या क्या होता है, इसको भी जान लेते हैं। ठीक है ना। हमने बताया था सूर्य जो है, ये सूर्य मान लेते हैं ये हमारी मकर रेखा है, सॉरी ये हमारी भूमध्य रेखा का लाइन है, ये हमारी मकर रेखा का लाइन है, ये हमारी कर्क रेखा का लाइन है। तो सूर्य यहाँ और यहीं तक रहने वाला है, यानी इस समय सूर्य कहाँ है, बीच में है, मिडिल पॉइंट में है। यानी हम बोल सकते हैं ये कहाँ पे इसमें है, भूमध्य रेखा पे है, भूमध्य रेखा। समझ रहे हैं कि नहीं, भूमध्य रेखा पे ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा। समझिएगा तब समझ में आएगा। देखो पृथ्वी घूम रही है इधर से इधर, ठीक है, ये हमने बता दिया दो गतियां। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें कब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, कब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, तो देखो ये है दूरी, हम बताते हैं ये मान लो ये नजदीक, सबसे नजदीक ये है सबसे दूरी की। तो ध्यान दीजिएगा, अगर बोले सूर्य जब पृथ्वी जब सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो वो कौन सी घटना होती है, तो वो होती है उपसौर की। क्या होती है, उपसौर की घटना होती है। ये होती है 4 जनवरी को। कब होती है, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को होती है ना, कब होती है, 3 जनवरी को। 3 जनवरी देखो पहले आएगा जनवरी और पहले नंबर आएगा 3, तो आप बताएगा उपसौर ऊपर रहेगा, मतलब नजदीक रहेगा। तो 3 जनवरी को उपसौर की घटना, यानी पृथ्वी के सबसे सूर्य के सबसे नजदीक पृथ्वी कब रहती है, उपसौर के समय 3 जनवरी को। ठीक है ना। और अपसौर, ये घटना होती है अपसौर। अपसौर यानी कि सबसे दूर जब पृथ्वी होती है, सबसे दूर की घटना, यानी कि 4 जुलाई को। कब होती है, 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है। अपसौर, उपसौर। अगर हम बात करें सूर्य की पृथ्वी की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, अगर हम औसतन देखें, औसतन, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पृथ्वी और
सूर्य के बीच की औसत दूरी क्या है? औसत दूरी क्या है? औसत दूरी क्या है बताइए? औसत दूरी इसकी है 15 करोड़। कितनी है? 15 करोड़ किमी। अगर औसत दूरी पूछे सूर्य और पृथ्वी की तो 15 करोड़। देखिए ये कब होता है? ये होता है ना, ये होता है आपका, कब होता है? जब ये सितंबर का टाइम होता है तब ये भूमध्य रेखा पे आता है सूर्य। उस टाइम पे क्या होता है? ये 15 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी होती है। ये तो इसकी औसत दूरी, लेकिन सबसे नजदीक जब होता है तो इसका होता है 14.70 करोड़ किमी नजदीक में, और जब दूर रहता है तो इसकी होती है दूरी 15.21 करोड़ किमी। ठीक है ना? तो जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर रहे तो होगा अपसौर, जब सबसे नजदीक रहेगा तो होगा उपसौर। कितने किलोमीटर दूर रहेगी? तो 15.21 करोड़ किमी। नजदीक रहेगा तो 14.70 करोड़ किमी, और इसकी औसतन दूरी होती है 15 करोड़ किमी। अगर यहीं पे बात करें कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो आप बताएगा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है। यानी हम बोल सकते हैं 8 मिनट 16 सेकेंड। ठीक है, इसको हम 500 सेकेंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 500 सेकेंड भी बोल सकते हैं। तो कुछ भी पूछे, अगर पूछे पृथ्वी के सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8.3 मिनट बोलिए, या 8 मिनट 16 सेकेंड बोलिए, या 500 सेकेंड बोलिए। तीनों सही हैं। ठीक है ना? कोई डाउट नहीं ना? चलिए हम बताते हैं। देखिए हमने आपको बता दिया कब पृथ्वी नजदीक, कब सूर्य दूर होता है। तो दूर देखो है तो क्या पड़ती है? देखो दूर है 15.21, नजदीक है। अब देखो नजदीक है, जो कि सूर्य नजदीक आ रहा है तो गर्मी पड़नी चाहिए ना, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, क्योंकि हम इधर रहते हैं, यहाँ पे हम इस साइड में हैं और यहाँ पे हम इस साइड में रहते हैं, इसलिए सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट हम पड़ता है। फोकस सीधे कहाँ पड़ता है? मुख पे पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे गर्मी पड़ती है, यानी जून जुलाई में हमें गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे जीवन है, वहाँ पे सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। यहीं अगर हम बात करें, हम लोग पीछे हो जाते हैं, भले सूर्य के नजदीक क्यों न खड़े रहे, कोई मतलब नहीं। हम तो पृथ्वी क्या घूम के इधर घूम गई, हम तो यहाँ आ गए और यही मुखवा तो इधर है। तो इसलिए क्या होगा? प्रकाश तो यहाँ पड़ेगा ना, तो यहाँ पे कम पहुंच पाता है प्रकाश, भले नजदीक है, इसलिए हमें इस टाइम पे ठंडी पड़ती है। तो देखो अगर हम बोले दिन और रात बराबर कब होता है, दिन और रात बराबर कब होता है, तो भाई देखो भूमध्य रेखा पे कब सूर्य आता है? सितंबर के समय में। सितंबर के समय में हमने बताया था कि नहीं? देखो फिर से हम बता दे रहे, नहीं बताया, नहीं ध्यान होगा तो चलिए देखिए यहाँ पे बता दे रहे, समझ में आ रहा हो आपको। तो ये हमने पृथ्वी को बनाया था, ये हम बनाया था, ये हमारा कर्क रेखा, ये हम बनाया था भूमध्य रेखा, ये हमने बनाया था मकर रेखा। आ रहा है ना तीनों? ये नीचे वाला आ रहा है ना? देखिए तो हमने कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ये तीन बनाया था ना। तो देखो हमने कहा था सूर्य यहाँ से यहाँ यहीं तो घूमता है, तो हम बता जून में यहाँ है, जुलाई में यहाँ है, अगस्त में यहाँ, सितंबर में फिर से आ जाएगा भूमध्य रेखा पे, अक्टूबर यहाँ, नवंबर यहाँ, दिसंबर यहाँ, जनवरी में फिर से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना? दिसंबर जनवरी फिर से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, यानी कि जब यहाँ पे रहेगा सूर्य भूमध्य रेखा पे रहेगा तो दोनों तरफ दिन और रात बराबर होगी। यानी अगर हम बोले जून में यहाँ है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यहाँ हो जाएगा, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मई, जून, फिर जून में आ जाएगा। यानी कि सितंबर और जून के महीने में सूर्य कहाँ रहेगा? भूमध्य रेखा पे रहेगा। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि सॉरी ध्यान दीजिए यहाँ पे है आपका। अगर हम बात करें, देखो हमने कहा कि दिन और रात बराबर कब होते हैं, तो दिन और रात बराबर होते हैं। एक यहाँ पे आता है मार्च का महीना, ठीक है,
और सितंबर का महीना, हाँ सही बात है, सितंबर, सॉरी मिस्टेक हो गया था यहाँ पे हमसे थोड़ा सा। तो मार्च में अगर हम बात करें तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हमने यहाँ पे बताया था आपको जून में आ गए थे यहाँ पे, लेकिन मार्च में, यहाँ मार्च और सितंबर में सूर्य कहाँ रहता है, भूमध्य रेखा पर रहता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए दिखते दिखते कभी कभी ना इधर हो जाता है, ध्यान में वही रहता है लेकिन बोलते इसमें कभी कभी उल्टा हो जाता है, ठीक है। इसको ज्यादा माइंड मत दीजिएगा, बस इतना ध्यान दीजिए, दिन और रात बराबर, दिन और रात बराबर कब होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होंगे। आई होप अभी तक हमने जितना भी बताया पृथ्वी के बारे में सब समझ में आया होगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे निकलते हैं, अगर ध्यान से आपने क्लास को लिया होगा तो बहुत कुछ समझने और सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मैं जो कल भी बोला था आज भी मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों तक, क्योंकि देखिए आपका एक शेयर ही कहीं ना कहीं कई लोगों के पास ये वीडियो पहुँचाता है, और ये वीडियो जब पहुँचेगा तो आपके साथ साथ उनको भी इसके बारे में थोड़ा नॉलेज हो जाएगा। क्या आप नहीं चाहेंगे? तो जरूर वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और जो जैसा भी समझ में आया कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बस हाँ पढ़ाई लगातार करते रहिए, पढ़ाई से कभी मत हारिएगा, क्योंकि इंसान तभी जीतता है जब तक वो मैदान में खड़ा रहता है। तो खड़े रहिए, मैदान में डट के रहिए, मेहनत करिए, तभी आपको सफलता मिलने वाली। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।